हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। और ये देखो, ये जो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो इसका तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन देखने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितने लोग भी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले क्या करना है उनको कि सभी सब्जेक्ट के कम से कम 3-3 प्रैक्टिस सेट फॉलो करने हैं। इससे आपको यह अनुमान लग पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितना डीप में जाकर हमें पढ़ना है। तो इससे आपको अनुमान अच्छा लग पाएगा किस प्रकार पढ़ाई करनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, और आप अपनी जो है तैयारी सटीक रूप से कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या होता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, संज्ञानात्मक कार्य। सीखना क्या है, संज्ञानात्मक कार्य है। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखना कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था अपना, तो चिंपांजी पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था, सुल्तान नाम था। और कौन सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, कोहलर ने कौन सिद्धांत दिया था, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। और कोहलर जो है किस वाद को समर्थक करता था, तो गेस्टाल्ट वाद को। किसको, गेस्टाल्ट वाद का समर्थक था। कोहलर किसका समर्थक था, गेस्टाल्ट वाद का समर्थक था। और गेस्टाल्ट वाद के जनक किसे कहा जाता था, तो वर्दिमर को कहा जाता था। किसको, वर्दिमर को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या फिर किस प्रकार के छात्र शामिल होता है या फिर होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। सामान्य छात्र भी शामिल होते हैं और विशिष्ट छात्र भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है तो इसे कहा जाएगा गणना दोष। और इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं इसको, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना, डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि पठन दोष जो होता है, पढ़ने का जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहा जाता है उसको, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। क्या हो जाएगा, समावेशी की जो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या फिर संवेदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेदी। यहाँ पर क्या है, संवेग तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी होना, जनतांत्रिक होना, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है स्वेच्छाचारी होना, स्वेच्छाचारी होना। उसके बाद क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का
प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था यह दिया गया था विक्टर ब्रूम के द्वारा। किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक से, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण से या फिर व्यवहार परिमार्जन से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण से। सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम है, तैयारी और अर्जन है। तो यहाँ पे जो 11 नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है और ना कि उद्देश्य है। कौशल अंतरण क्या होते हैं? गति है ना कि उद्देश्य है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे को पहले सरल चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, फिर उसके बाद कठिन चीज़ें। अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण का जो सूत्र नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो गया है कि निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर से तात्पर्य होता है कि पहले बच्चे को सूत्र याद करवाए जाने चाहिए, बाद में फिर एग्जाम्पल बताए जाने चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सही जो नियम होता है शिक्षण का वो होता है पहले आगमन, पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाने चाहिए। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर निगमन विधि में क्या होता है? उसके जो है सूत्र बताए जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है कि जो है शिक्षण के सूत्र नहीं होता निगमन से आगमन की ओर, बल्कि जबकि बच्चे को सिखाया जाना चाहिए आगमन से निगमन की ओर। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर की शिक्षा में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण? तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज करना। उसके बाद क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से यहाँ पे कथन सही दिए गए हैं? तो यहाँ पे सभी कथन दिए गए कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना के द्वारा, स्पर्श संवेदना के द्वारा, ध्वनि संवेदना के द्वारा या फिर प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा? तो यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना के द्वारा। किसी छात्र को बुलाया जा रहा है तो क्या करेगा? ध्वनि को सुनकर ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है पियाजे के अनुसार, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा कि जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था उसकी एज हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयकांत? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है यह जो है बाद की बाल्यावस्था जो होती है उसका विशेषता नहीं होती, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है इस अवस्था में, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है और काल्पनिक भयकांत हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है इनमें से? पावलोव, बिने, चॉम्स्की या फिर मैस्लो? तो इसका आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। कौन संबंधित है? चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल के नाम से या फिर प्रयत्न एवं भूल के नाम से। प्रयत्न एवं किसके नाम से? प्रयत्न एवं भूल के नाम से या फिर प्रयास एवं त्रुटि के नाम से। प्रयास एवं त्रुटि के नाम से अपना सिद्धांत दिया था। और किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था जो संबंधित है 8-10 वर्ष एवं समाजीकरण से, 8-10 वर्ष एवं समाजीकरण से। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो तृतीय अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष होती है। अब बात किया जाए पहली अवस्था कौन सी होती है, तो संवेदनात्मक या फिर संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात की जाए कि जो संवेदीगामक अवस्था उसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक की एज होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक की एज होती है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक की एज होती है 11 वर्ष से अधिक, मतलब 11 वर्ष प्लस। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषय वस्तु का स्वरूप जो है यह मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पे सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार, सहायता परक व्यवहार। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता के। तो यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण है यह किसके उदाहरण? यह उदाहरण होते हैं स्वतः शोध के, स्वतः शोध के। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के वक्र जो है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कथन दिया गया था एबिंगहॉस के द्वारा। किसके द्वारा? एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक नियम बताए गए थे 3, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता के नियम। तो यहाँ पे पूछा गया मुख्य नियम जो है, यहाँ पे पूछा गया मतलब कि मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो गौड़ नियम कितने थे? गौड़ नियम बताए गए थे 5, थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम बताए गए थे, 3 मुख्य नियम बताए गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि मुख्य नियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है यह मुख्य नियम नहीं, जबकि अभ्यास, प्रभाव और तत्परता ये तीनों ही थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या फिर अभिप्रेरणा पर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है यह किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार पर। किस पर? व्यवहार के अनुकूलन पर। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन। और ये किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया गलत ऑप्शन कौन सा है अधिगम के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे निगेटिव पूछा गया तो यही सही हो जाएगा। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।